ये मौसम है ये जानने का भी हमारी नदियों का मिजाज क्या रहता है। आने वाले समय में ग्लॉफ की जो संभावना है अलॉन्ग विद द लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बढ़ने वाली है। इसका तो सीधा अर्थ है कि ग्लेशियर जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये बड़े पत्थरों ही की ताकत है जो नदी रुकती है और आर्टिफिशियल डैम बन जाते हैं। सर्दियों में तो बर्फ बहुत कम पड़ रही है। अब देखो इस साल जो है ऊपर के सारे बर्फ नहीं पड़ी, देखो ऊपर गिरे से देखो वो काला बन रहा है। हायर हिमालय में नदियों को अविरल बहने दीजिए, उनको अवरोधित मत कीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नदी के अधिकार का सम्मान करें। ये मौसम है ये जानने का भी हमारी नदियों का मिजाज क्या रहता है। आने वाले समय में ग्लॉफ की जो संभावना है अलॉन्ग विद द लैंडस्लाइड ये मौसम है ये जानने का भी हमारी नदियों का मिजाज क्या रहता है। आने वाले समय में ग्लॉफ की जो संभावना है अलॉन्ग विद द लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बढ़ने वाली है। इसका तो सीधा अर्थ है कि ग्लेशियर जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये बड़े पत्थरों ही की ताकत है जो नदी रुकती है और आर्टिफिशियल डैम बन जाते हैं। सर्दियों में तो बर्फ बहुत कम पड़ रही है। अब देखो इस साल जो है ऊपर के सारे बर्फ नहीं पड़ी, देखो ऊपर गिरे से देखो वो काला बन रहा है। हायर हिमालय में नदियों को अविरल बहने दीजिए, उनको अवरोधित मत कीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नदी के अधिकार का सम्मान करें। नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। मॉनसून देश के एक बड़े इलाके में सक्रिय हो चुका है और ये मौसम है बरसात का। ये मौसम है ये जानने का भी हमारी नदियों का मिजाज क्या रहता है। ख़ास तौर पर हिमालयी नदियों का जो साल के बाकी समय में शांत अविरल बहती हैं, लेकिन बरसात के दिनों में अचानक विकराल हो उठती हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी वजहें हैं जो इन नदियों को बरसात के दिनों में इतना विकराल बनाती हैं कि वो पहाड़ी इलाकों में नहीं, मैदानी इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे हम कितने जिम्मेदार हैं, क्लाइमेट चेंज कितना जिम्मेदार है। हिमालयी नदियां एक बार फिर बौखलाई हुई हैं। आए दिन हिमालयी राज्यों से तबाही की डराने वाली ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर साल मॉनसून और उसके आसपास इन पहाड़ी इलाकों में नदियों के रास्तों पर ऐसी ही आपदाएं लौट आती हैं। साल के बाकी समय शांत बहने वाली हिमालयी नदियां बरसात में उफान पर आ जाती हैं। हिमालय के ग्लेशियरों से निकली इन नदियों में भारी बारिश के बाद जब पहाड़ी जंगलों से उतरे हजारों झरने मिलते हैं तो ये मचल उठती हैं। इन नदियों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। फिर ये पहाड़ी इलाकों में तो विध्वंस मचाती ही हैं, मैदानी इलाकों को भी नहीं बख्शती। जब अपने पर आती हैं तो तटबंध तोड़कर बहती हैं। अपने किनारों पर अतिक्रमण कर इंसान की बनाई हर चीज को बहा ले जाती है।
लेकिन सवाल यह है कि बरसात के दिनों में ही हिमालयी नदियां इतनी क्यों बौखला उठती हैं? इसकी दरअसल कई वजह हैं। हिमालय की नदियाँ दो तरह के मॉइस्चर सिस्टम, दो तरह के वाटर से डोमिनेट होती है। एक होता है साउथ वेस्ट समर मानसून, जो काफ़ी डोमिनेट होता है, 80% इसका प्रेसिपिटेशन होता है, और दूसरा होता है ग्लेशियल मेल्ट। लेकिन जब हम कहते हैं कि हिमालय की नदियाँ समर्स में क्यों बौखलाती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि खास करके हार हिमालय की नदियाँ ज़्यादा बौखलाती हैं कंपेयर टू द लेसर हिमालय की नदियाँ। उसका कारण ये है कि हार हिमालय जो है वो एब्रप्टली राइज करता है और अपने आप में एक तरह से साउथ वेस्ट मानसून के नॉर्थ वेस्ट पेनिट्रेशन के लिए एक ढाल सा बनाता है। इस कारण मैक्सिमम जो क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं होती हैं वो हायर हिमालय और लेसर हिमालय की बाउंड्रीज पे होती हैं। गर्मियों के मौसम के साथ हिमालयी ग्लेशियरों की पिघलने की गति तेज हो जाती है, इसलिए उनसे निकलने वाली नदियों में पानी बढ़ जाता है और इसके ठीक बाद बरसात का मौसम नदी में पानी की मात्रा कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। ऊंचे हिमालयी इलाकों में इस दौरान बादल फटने जैसी कई घटनाओं की खबरें आती हैं। दरअसल होता यह है कि भारी नमी लिए मॉनसूनी हवाएं जब उच्च हिमालयी इलाकों तक पहुंचती हैं तो ऊपर की ओर उठती हैं, लेकिन एक ऊंचाई तक जाने के बाद कम तापमान के कारण बादल इस नमी को संभाल नहीं पाते। ये नमी मोटी बूंदों में बदल जाती है। नतीजा होता है मूसलाधार बारिश, जिसमें कई बार बादल फटने की घटनाएं भी शामिल होती हैं। बादल फटने का अर्थ है किसी जगह पर एक ही घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का हो जाना। हालांकि इन दिनों चलन ये हो चला है कि खबरों में पहाड़ी इलाकों में हर भारी बारिश को बादल फटना कह दिया जाता है, जो तकनीकी तौर पर सही नहीं है। बीते कुछ सालों में ये पैटर्न भी देखा गया है कि पहाड़ी इलाकों में भयानक बारिश की कई घटनाएं अक्सर एक छोटे इलाके तक ही सीमित होती हैं और फिर उस इलाके में भारी तबाही मचाती है। ऐसी बढ़ती घटनाओं को क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देखा जा रहा है। उच्च हिमालयी इलाकों में होने वाली भारी बारिश से नदियों के बौखलाने की एक और वजह है। वो ये कि अक्सर जिन घाटियों से ये नदियां गुजरती हैं वो बहुत संकरी होती हैं और उनका ढाल बहुत तीखा होता है, और इन ढालों पर तेजी से बहती इन नदियों की मारक क्षमता तब और बढ़ जाती है जब नदियों के दोनों ओर बिखरा भूस्खलन का नया पुराना मलबा पानी के बहाव के साथ मिलकर नीचे आता है और पानी की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। हायर हिमालय की जो घाटियां हैं कंपेयर टू लेसर हिमालय वो काफ़ी संकरी होती है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हायर हिमालय का डोमेन जो होता है वो ओल्ड और नए लैंडस्लाइड से काफ़ी ज़्यादा आच्छादित है। इस कारण से जब ये फोकस रेनफॉल होती है तो ये जो इसके जो स्लोप्स हैं जिसमें लैंडस्लाइड की डेब्रिस बैठी हुई है ये ट्रिगर करती हैं, और ट्रिगर करने के कारण जब ये नीचे रोल डाउन करती है नैरो वैली होने के कारण नदियाँ अवरोधित हो जाती है और उससे टेम्पररी डैम बनता है। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक अध्ययन अपर गंगा कैचमेंट में था। पिछले 1000 साल में हमने देखा कि मैक्सिमम जो फ्लड्स ये उत्तराखंड हिमालय में आए हैं वो लैंडस्लाइड से जनरेटेड फ्लड ही थे। हिमालय में यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी छोटी सी नदी की भी ताकत को कम आंकने की गलती न की जाए। जैसे भूवैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल ने बताया कि कई बार कोई एक बहुत छोटी नदी भी किसी एक्सट्रीम इवेंट में अपने साथ इतना मलबा, इतनी चट्टानें ले आती है कि रास्ते में पड़ने वाली दूसरी नदियों का रास्ता तक रोक सकती है। खतलिंग ग्लेशियर के रास्ते में ऐसी ही एक छोटी नदी हमें मिली जिसका नाम है कल्याणी गाड़। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप एक छोटी स्ट्रीम देख रहे हैं। ये स्ट्रीम इसका जो डिस्चार्ज है ये मुझे ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं ऊपर में कोई सर्फ ग्लेशियर है ना। वो सर्फ ग्लेशियर आज तो हैंगिंग है, लेकिन अतीत में जरूर वो नीचे की तरफ आया होगा। जब वो नीचे की तरफ आया होगा तो अपने साथ वो मोरेन लेके आया होगा, जैसे हमने ऊपर देखा है। अब उसके बाद जब ग्लेशियर रिसीड हो जाता है तो
कालांतर में जब जब एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं या ग्लोब भी हुआ होगा इस स्ट्रीम के अंदर में, तो हमारे पास में इस ढंग के डेब्री फ्लोज आते हैं। जैसे वो डेब्री फ्लो बाहर की तरफ निकलते हैं तो इस ढंग का वो एक आकृति बनाते हैं जो आप इस साइड देख सकते हैं। इसको हम डेब्री फ्लो फैन बोलते हैं। डेब्री फ्लो फैन का मतलब हुआ कि ऊपर जो मोरेन एक्टिवेट हुए किसी एक्सट्रीम इवेंट से, वो उस छोटे चैनल से, उस नदी से एक्टिवेट होकर के पानी के साथ नीचे आते हैं और पूरी ताकत से जहां उन्हें पहला स्पेस मिलता है वहां बिखर जाते हैं वाई शेप में। राइट, क्योंकि क्या होता है कि ग्रेडियंट क्या होता है, सडनली ड्रॉप डाउन करता है। और इसमें क्योंकि मोरेन है, मोरेन में फाइन मेटेरियल्स भी होते हैं, वो पानी में उसको बॉयंसी देते हैं, उसके लिए उसकी डेंसिटी बढ़ा के। तो आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर, जैसे हमने केदारनाथ में भी देखा होगा, आपको ध्यान हो, इस ढंग के पत्थर ट्रांसपोर्ट होते हैं। और कभी कभी ये जो घटना घटित होती है वो मैन रिवर सामने भिलंगना आपको दिख रही है, इस ढंग के डेब्री फ्लो फैन क्या करते हैं, मैन रिवर को रोक देते हैं। हमारे साथ चल रहे ट्रैकर सोबन बर्थवाल इस इलाके से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। उन्होंने तुरंत ये बता दिया कि करीब 20 साल पहले भी कल्याणी गाड नाम की इस छोटी नदी ने बड़ी नदी भिलंगना का रास्ता रोक दिया था। जिस छोटी सी नदी की हम बात कर रहे थे उसका नाम है कल्याणी घाट, जो आगे भिलंगना में मिलती है। और जब हमने कहा कि इस नदी ने भिलंगना का रास्ता रोका, तो हमारे गाइड जो नीचे घुत्तू के रहने वाले हैं, नीचे के गांव के, उनका कहना है कि 2003 या 4 का इवेंट है। 2003-4 में क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा आगे आकर बताएं तो ये पहले यहाँ पे अच्छा था, ये इतना पत्थर रेत पे नहीं थे, ये ऊपर से जब ग्लेशियर टूटा हुआ है, हाँ, उसका मलबा ये पूरा आगे से नदी को ब्लॉक कर, अच्छा, नदी को ब्लॉक करने के बाद वो पानी सारा रुक गया। और उससे कुछ टाइम पहले यहाँ पे लकड़ी का भी कटान हुआ था, तो सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई, फिर वो पूरा एकदम राहत हो गई है। तो भुट्टू जो अपना लोकल वाला जो पुल है पैदल वाला, उसमें बस थोड़ा सा ही पानी था, इतना ज़्यादा पानी यहाँ से चला गया। क्लाइमेट चेंज के सिनारे को ध्यान में रखते हुए इस ढंग की घटनाएं की बढ़ोतरी संभावित है। हायर हिमालय में नदियों को अविरल बहने दीजिए, उनको अवरोधित मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इस ढंग की घटनाओं से नदियां अवरोधित होती हैं। अगर हमने कोई आर्टिफिशियल ऑब्स्ट्रक्शंस उनको दिया तो ये फोर्स सिंप्लीफिकेशन का काम करती है और उसकी मारक क्षमता मल्टीपल टाइम बढ़ाती हैं। तो मेरा तो ये सुझाव है कि हायर हिमालय को हम इस ढंग के एक्टिविटी से अछूता रखने में मतलब इफ वी आर एबल टू रियली प्रोटेक्ट the higher Himalaya from the construction which is obstructing the rivers, I think that would be much better. हिमालय में एक छोटी नदी किस कदर तबाही मचा सकती है और बड़ी नदी का रास्ता रोक सकती है, इसका एक ताजा उदाहरण फरवरी 2021 ऋषि गंगा त्रासदी भी है। ये सब बह गया, ये पुल था सामने, ये पुल बह गया है। तब करीब 5600 मीटर ऊंचे रौंठी पीक से एक बड़ी चट्टान टूटकर 2 किलोमीटर नीचे पहाड़ी नदी रौंठी गाड़ पर आ गिरी। उसने रौंठी गाड़ में जबरदस्त हलचल मचा दी। उस इवेंट से छोटी नदी में इतनी ताकत भर गई कि उसने आसपास ग्लेशियर के छोड़े हुए मलबे को अपने साथ लिया और भयानक तेजी से नीचे बह निकली। पानी और मलबे की मिलीजुली ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने दूसरी ओर से आ रही बड़ी नदी ऋषि गंगा का रास्ता ही रोक दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर उसके रास्ते में 300 फीट ऊंची एक दीवार खड़ी कर दी। एनडीटीवी ने ही तब सबसे पहले घटना स्थल से वो वाकया आपको दिखाया था, जब भूवैज्ञानिक नरेश राणा वहां सबसे पहले पहुंचे। तो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी, और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषि गंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। बौखलाई हुई ऋषि गंगा ने नीचे के 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट रैणी और तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 200 लोग लापता हुए। वो हादसा गुजरे अभी समय गुजरा भी नहीं, इसलिए सबक भी नहीं भूलना चाहिए। उच्च हिमालय में जो मलबा ग्लेशियरों के पीछे हटने से छूटा हुआ है, किसी भी इवेंट में चाहे बारिश तेज हो या कोई ग्लेशियर लेक फटे, वो मलबा जब नीचे की तरफ आएगा तो वो बहुत ही तबाही मचाएगा। डॉक्टर सुंदरियाल ऊंचे हिमालय की घाटियों में पड़े जिस मलबे यानी मोरैंस का जिक्र कर रहे हैं, वो दरअसल किसी भी एक्सट्रीम इवेंट में फिर बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं।
क्लाइमेट चेंज के साथ ये एक्सट्रीम इवेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज भी हिमालयी नदियों के विकराल होने के पीछे एक बड़ी वजह है। क्लाइमेट चेंज के प्रति मैदानी इलाकों के मुकाबले पर्वतीय इलाके ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यहाँ जरा सा मौसमी बदलाव भी बड़ा असर दिखा सकता है, भूगोल को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है, वनस्पतियों से लेकर जीव जंतुओं के विलुप्त होने की रफ्तार तेज कर सकता है। क्लाइमेट चेंज के कारण हिमालय के ग्लेशियरों की पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर जब पीछे हटते हैं तो भारी मलबा पीछे छोड़ते जाते हैं। उसे ही मोरैंस यानी हिमोड़ कहते हैं। ग्लेशियर पिघल जाने के कारण इस मलबे पर बर्फ की कोई पकड़ नहीं रहती और वो ऐसे ही ऊंचे हिमालय में ग्लेशियरों के मुहाने पर कई किलोमीटर आगे तक बिखरा पड़ा रहता है। इसमें बारीक मिट्टी से लेकर बड़ी बड़ी चट्टानें तक होती हैं जो अतिवृष्टि, बड़े हिमस्खलन या भारी भूस्खलन जैसे किसी एक्सट्रीम इवेंट नीचे आने को तैयार रहती हैं। मोरैंस द्वारा तबाही के कई उदाहरण हर साल सामने आते हैं। 2013 की केदारनाथ त्रासदी सबको याद रहने वाला एक उदाहरण है। तब भारी बारिश और केदारनाथ घाटी के पीछे चोराबारी झील के टूटने से इस उच्च हिमालयी इलाके में जो सैलाब आया वो अपने साथ भारी मात्रा में गाद और बड़ी चट्टानें लेकर उतरा। उन चट्टानों ने कुछ ही घंटों में केदारनाथ के भूगोल को बदल दिया। मंदिर के आसपास की बड़ी बड़ी इमारतें उस मलबे के नीचे दब गईं। उस मलबे की ताकत ने रामबाड़ा को नक्शे से मिटा दिया, गौरीकुंड में भारी तबाही मचाई और आगे सोनप्रयाग और सीतापुर आते आते नदी का तल कई मीटर ऊंचा उठा दिया। 2013 में हुई उस तबाही में मोरैंस की भूमिका का भी हमने जायजा लिया था। जून 2013 की त्रासदी के दरमियान नदी का जो लेवल था वो लगभग 30 मीटर ऊपर उठ गया था, जिसका अनुमान आप उस छोर में पड़े हुए डिपॉजिट के द्वारा देख सकते हैं। हिमालयी नदियों के रौद्र रूप लेने की एक और बड़ी वजह है, वो है ग्लॉफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियरों से जुड़ी झीलों के टूटने से आने वाली बाढ़। अक्टूबर 2023 में सिक्किम के साउथ लोहनक ग्लेशियर की झील के फटने के बाद की तबाही की ये तस्वीरें शायद सबको याद हों। तब सिक्किम हिमालय में 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर के पिघलने से बनी साउथ लोहनक झील अचानक टूट गई थी। झील के टूटने से निकला पानी इतनी तेजी से नीचे उतरा कि उसने निचले इलाकों में तबाही बरपा दी। झील के पानी के साथ भारी मात्रा में मोरैन की गाद और चट्टानें भी ऊंचे हिमालय से तबाही बरपाती हुई नीचे उतरी। नदी के तीखे ढलान ने उनकी मारक क्षमता और बढ़ा दी। इससे सिक्किम में हुई तबाही सबने देखी। ऐसे में सवाल यह है कि ग्लॉफ की ऐसी घटनाओं का खतरा कितना बड़ा है और क्या इसका पहले से पता लगाया जा सकता है? तो जवाब है कि खतरा भी बड़ा है, व्यापक है और इसका पहले से पता भी लगाया जा सकता है। अकेले सिक्किम हिमालय में ही 300 से ज्यादा ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं जिनमें से 10 को लेकर आशंका जताई जा चुकी है कि वो कभी भी फट सकती है। इन्हीं में से एक है साउथ लोहनक झील, जो बीते कई दशक से पिघल रहे लोहनक ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद बड़ी होती जा रही थी। भूवैज्ञानिकों के कई रिसर्च पेपर्स में यह बात सामने आ चुकी थी कि बीते 5 दशक में यहाँ ग्लेशियर करीब 2 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है और उसके द्वारा छोड़ी गई जगह पर एक झील लगातार बड़ी हो रही है। भूवैज्ञानिक असीम सत्तार और उनकी टीम ने भी मई 2021 के अपने रिसर्च पेपर में इस झील को लेकर चेतावनी दी थी, जो दुर्भाग्य से अक्टूबर 2023 में सच साबित हो गई। इसरो की सैटेलाइट मैपिंग के मुताबिक फटने से ठीक पहले इस झील का क्षेत्रफल 167 हेक्टेयर से ज्यादा था और फटने के बाद भी झील के करीब 60 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पानी बचा हुआ है, यानी करीब 106 हेक्टेयर इलाके से पानी निकल चुका है
और उसने उस समय पूरे सिक्किम में हो रही मूसलाधार बारिश से उफनते पहाड़ी नालों के साथ मिलकर नीचे तीस्ता नदी के किनारों पर भारी तबाही मचाई। पिछले लगभग 20-25 साल में ये देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे ग्लेशियर काफ़ी फास्ट रेट से रिसीड कर रहे हैं। जब ग्लेशियर रिसीड करता है तो उसका आइस वॉल्यूम रिड्यूस होता है, मेल्ट वाटर इंक्रीज कर जाता है। जब वो पीछे की तरफ जाता है तो उसके आगे एक छोटा सा बैरियर बनता है जो मोरेन का बैरियर होता है, उसके बीच में एक झील बन जाती है। ना इस झील को हम लोग कहते हैं प्रो ग्लेशियर लेक। ये झील तब तक जीवित रहती है जब तक वो बैरियर उसको रोके रखता है, परंतु ये देखा जा रहा है कि कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ द झील के कारण वो बैरियर की जो धारक क्षमता है वो कम हो रही है। ये साउथ लोनाक लेक सिक्किम एक इसका बर्निंग एग्जाम्पल है। जब वो झील फटती है तो उसका एक बड़ा विकराल स्वरूप होता है। वो इसलिए होता है कि जब ग्लेशियर पीछे जाता है, जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा मलबा छोड़ के जा रहा है। ये लेटरल मोरेन का मलबा है खतलिंग ग्लेशियर का। अब इमेजिन कीजिए इस इलाके में हम सेडिमेंट सरप्लस हैं, हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, यानी कि बहुतायत में सेडिमेंट पड़े हुए हैं। तो इमेजिन कीजिए इसके पीछे अगर ग्लेशियर लेक जो कि है, इसके पीछे भी एक ग्लेशियर लेक पड़ी हुई है जिसको मानसर लेक हम कहते हैं। जब वो फटेगी तो जब पानी इस तीव्र ढाल से नीचे आएगा तो इस मलबे को लेता हुआ नीचे जाएगा। तो आने वाले समय में ग्लॉफ की जो संभावना है अलॉन्ग विद द लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बढ़ने वाली है। और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा सजग होना पड़ेगा और अपनी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज को खास करके हिमालय के क्षेत्र में अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज ट्यून करने की आवश्यकता है। ग्लेशियर के पीछे हटने से बनी जिस झील मासर ताल का जिक्र डॉक्टर नवीन जुयाल ने किया वो ये है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से बनी सैकड़ों झीलों की तरह ही इस झील में भी बीते कुछ सालों में पानी बढ़ा है। ये झील चारों ओर मोरैन से घिरी हुई है। इस झील का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। राहत देने वाली बात यह है कि पूरे हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे हटने से बनी झीलों का हमें अब सैटेलाइट की तस्वीरों से ठीक ठाक अंदाजा हो गया है और सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के जरिए उनमें पानी के स्तर की अब निगरानी भी की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 1984 से 2023 तक के डेटा के मुताबिक पूरे हिमालय में 2431 झीलें ऐसी हैं जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी हैं। इनमें 676 झीलें ऐसी हैं जो 1984 के बाद काफी तेजी से बढ़ी। इनमें 130 झीलें भारतीय हिमालयी इलाकों में हैं। इनमें से 65 झीलें सिंधु नदी, 7 झीलें गंगा और 58 झीलें ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में हैं। 10 हेक्टेयर से बड़ी 676 झीलों में से 601 झीलें दोगुने से ज्यादा बड़ी हो गई हैं। 10 झीलें 1.5 से 2 गुना तक बड़ी हो गई हैं और 65 झीलें करीब 1.5 गुना तक बड़ी हो चुकी हैं। अगर ऊंचाई के आधार पर देखें तो 10 हेक्टेयर से बड़ी 676 झीलों में से 314 झीलें 4000 मीटर से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर हैं और 296 झीलें 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं। इन झीलों को इनके निर्माण के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, ऐसी झीलें जिन्हें मोरैन यानी हिमोड़ ने बांध की तरह रोका हुआ है और सबसे अधिक 307 झीलें ऐसी हैं। इन्हें मोरैन डैम्ड लेक कहा जाता है। दूसरा, इरोजन यानी अपरदन द्वारा बनी झीलें। इन झीलों में मिट्टी के कटाव से बनी गहराई में पानी ठहरा हुआ होता है। हिमालय में 265 ग्लेशियर झीलें ऐसी ही हैं। तीसरा, बर्फ द्वारा बांधी गई झीलें जो 8 हैं। इसके अलावा अन्य कारणों से बनी ग्लेशियर झीलों की संख्या 96 है। खास बात यह है कि ग्लेशियरों में बनी और बड़ी हो रही इन झीलों की निगरानी के लिए सिर्फ रिमोट सेंसिंग के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इसके लिए इन झीलों तक पहुंचकर यह देखना जरूरी है कि उनके कुदरती बांध कितने मजबूत हैं, उन पर दबाव कितना बढ़ा है और बीते कुछ वर्षों में झीलों के बढ़ने की रफ्तार कितनी तेज हुई है। इन झीलों तक पहुंचना एक दुष्कर काम है, लेकिन सिक्किम की साउथ लोहनक झील से हुई त्रासदी के बाद केंद्र सरकार और हिमालयी राज्यों की सरकारें अब इन झीलों तक पहुंचकर उनका अध्ययन शुरू कर चुकी हैं। जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं ये ट्रांस हिमालय है और मेरे पीछे जो इलाका है वो हायर हिमालय, जहाँ पेड़ देख पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का असर प्लेन्स के अपेक्षाकृत जो हमारे डेटा बता रहे हैं हायर हिमालय और ट्रांस हिमालय में ज़्यादा देखा जा रहा है।
उसके बहुत सारे कारण, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, पर इसका एक सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ने वाला है, जो इस क्षेत्र विशेष में जो झीलें पड़ी हुई हैं उन पे काफ़ी इसका बुरा असर पड़ेगा। कारण उसका ये है कि जैसे जैसे एयर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर मेल्ट करेंगे और जो लेक्स का जो वाटर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करेगा। ये लेक, मेजॉरिटी ऑफ द लेक्स जो है वो मोरेन से डैम्ड हो रखी हैं। अगर ये इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा और ग्लेशियर मेल्ट बढ़ता रहा तो वो जो बैरियर है वो एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, जो कि क्रिटिकल, हमको पता नहीं उसका टिपिंग पॉइंट क्या है, पर वो एक ऐसा टिपिंग पॉइंट पे पहुंचेगा जब कभी मान लिया अतिवृष्टि होती है या मान लिया कि कोई एवलांच उसके कैचमेंट में पड़ता है तो उसके स्प्लाइसिंग से वो बैरियर टूट सकता है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रांस हिमालय की झीलों को आज बहुत ही बारीकी के साथ में और रेगुलर इंटरवल में मॉनिटर करने की इन सीटू जरूरत है, एलोंग विद द सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा। फिलहाल हिमालयी इलाकों में 902 ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग और रिस्क मैपिंग हो रही है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा अगले 2 साल में ग्लेशियरों से जुड़े 2500 और पॉइंट्स की निगरानी का लक्ष्य है। इसके अलावा इन इलाकों में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाएंगे जो ग्लेशियर या उसकी झील टूटने से होने वाली आपदाओं से सही समय पर आगाह कर सकें। हिमालयी नदियों में हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण एक बड़ा खतरा अस्थायी झीलों के बनने का भी रहता है। हिमालयी इलाकों में फ्रोस्ट शैटरिंग के कारण बड़ी बड़ी चट्टानों के दरकते जाने का सिलसिला लगातार बना रहता है। ये चट्टान में नेचुरली जो अपनी पतली सी दरारें होती हैं उसमें बारिश का पानी जमा होता है और ठंड के कारण वो जमता है। पानी की ये टेंडेंसी होती है कि जब जमता है तो फैलता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इस वॉल्यूम बढ़ने की प्रक्रिया में जब पानी अंदर होगा तो वो ये ऐसा चौड़ा कर देगा, इसको चौड़ा कर देगा। दूसरे साल फिर पानी ज़्यादा जमा होगा इसमें, फिर ज़्यादा पानी जमेगा तो ज़्यादा चौड़ा होगा, और तीसरे साल ज़्यादा जमा होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा, धीरे धीरे इस तरह से तोड़ देता है। ये सारे पत्थर में जो ये फ्रॉस्ट एक्शन का ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है। और ये चट्टानें फिर टूटने के बाद लुढ़क कर नदियों में आती हैं, नदियों के साथ नीचे की ओर लुढ़कती रहती हैं। ये बड़ी चट्टानें कई बार बीच में ऐसे फंस जाती हैं कि नदी का रास्ता भी रोक लेती हैं। ये नदी के दोनों तरफ के जो पहाड़ हैं वो ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं, उसमें दरारें हैं। उस दरार में पानी घुसता है और फ्रॉस्ट एक्शन के कारण वो वाइड होती रहती है और वो इस तरह से ब्लॉक टूटते हैं। तो ये दोनों तरफ के जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों से ये बड़े बड़े टुकड़े टूटते हैं और नीचे ग्रेविटी के कारण नीचे आते हैं, नदी में आते हैं। और कई बार ये बहुत आयत में ये नदी को रोक देते हैं। ये बड़े पत्थरों ही की ताकत है जो नदी रुकती है और आर्टिफिशियल डैम बन जाते हैं। और उसके बाद कुछ समय बाद ये जो टेम्परेरी डैम होते हैं ये उसके बाद टूटते हैं और डाउन स्ट्रीम में भारी तबाही करते हैं। तो ये रिपीटेड हमने हर नदी में ये ऐसा देखा है। बरसात के दौरान पानी ज़्यादा होता है तो उसके कारण पानी का जो बीच में फंसने वाला मलबा है वो उस समय नदी में ज़्यादा आता है, इसके कारण ब्लॉक हो जाता है। तो ये ब्लॉक तो कभी भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ये बरसात में ही होते हैं। और ये नेचुरल है? ये नेचुरल है। हिमालयी नदियों में किस तरह से अस्थाई बांध बन सकते हैं, यानी कि टेम्पररी डैमिंग हो सकती है, उसका एक उदाहरण यहाँ भिलंगना नदी में आप देख सकते हैं। नदी के बीच में 2 बड़े पत्थरों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की है। हालांकि अभी एक बहुत छोटा सा रास्ता है जिससे पानी बहकर आगे जा रहा है, लेकिन अगर कोई बहुत छोटा सा इवेंट भी होता है जो अपने साथ कुछ और पत्थर बहाकर लाए और पेड़ों को लेकर आए, तो पेड़ क्या करते हैं कि एक तरह का वायर मैश, एक तरह का जाल बना देते हैं जिससे उस पार पानी अक्सर नहीं जा पाता किसी इवेंट में, और पीछे के इलाके में एक तरह का पॉन्ड, एक तरह की झील बन जाती है और वो झील का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अचानक जब एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचता है तो वो टूटता है और एक साथ पानी नीचे जाता है और वो पानी तब वहाँ तबाही मचा सकता है। तो इस तरह की हिमालयी नदियों में डैमिंग होती है टेम्पररी, जो कि खतरनाक भी साबित होती रही है कई बार। इस वक्त हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं इसको हम एवलांच चैनल बोलते हैं। एवलांच विंटर में ट्रिगर करता है। जो अपर रीचेस आप देख रहे हैं उस कैविटीज़ में स्नो एक्यूमुलेट करता है। कैविटीज स्मॉल्स हैं, जैसे एक्यूमुलेट स्नो की मात्रा बढ़ती है वो स्पिल ओवर करता है। साथ में फ्रॉस्ट शैटरिंग भी होती है और जब स्नो नीचे की तरफ ग्लाइड करता है वो अपने साथ इस तरह के बॉर्डर लाता है। ये चैनल्स जो जाकर के नीचे नदी जो बैठी है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
नदियों और पहाड़ों को समझने की हमारी इस यात्रा के दौरान भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती ने चट्टानों के टूटने और मिट्टी में बदलने की एक और वजह समझाई। यह है केमिकल वेदरिंग, यानी पानी और हवा के साथ मिलकर चट्टानों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं, जिनसे धीरे धीरे चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी बनती है। दूसरी केमिकल वेदरिंग होती है। ये जो इसकी छोटी छोटी दरारें हैं, इसमें पानी जाके पानी में एक एसिड होता है HCO3, कार्बोनिक एसिड उसको बोलते हैं। CO2 के साथ मिलके आसमान का पानी, जो बारिश का पानी होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, वो मिलके इसके साथ रिएक्शन करके इसमें जो रिएक्टिव मिनरल्स हैं सिलिका के अलावा, वो रिएक्शन करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस रॉक को तोड़ देते हैं। कालांतर में जो मिट्टी का सॉइल का निर्माण करते हैं। सॉइल बनने की प्रक्रिया यहाँ पे देखी जा सकती है। इस फ्रेगमेंट में धीरे धीरे ये इसके फ्रेगमेंट्स ऐसे टूट रहे हैं और ये धीरे धीरे सैंड अलग हो रही है, सॉइल बनेगी धीरे, बाद में ये मैच्योर सॉइल बनेगी। तो ये केमिकल वेदरिंग है एक तरह से चट्टानों की, बिल्कुल, जो सॉइल फॉर्मेशन का एक और तरीका है। बिल्कुल। भिलंगना नदी के किनारे चलते चलते हमारे रास्ते में एक ग्लेशियर भी पड़ा, जिसे पार कर हम आगे बढ़े। ये दरअसल पहाड़ में ऊपर बैठे एक सर्क ग्लेशियर, जिसे आप लटकता हुआ ग्लेशियर कह सकते हैं, उसकी घाटी में नीचे निकली एक शाखा थी जो नीचे नदी तक जा रही थी। डॉक्टर नवीन जुयाल ने वक्त निकाला इस एक्सपीडिशन के लिए और इस वक्त वो इस सर्क ग्लेशियर के एक हिस्से को पैदल चल के पार कर रहे हैं। डॉक्टर जुयाल काफ़ी जुनूनी हैं। हिमालय में कई जगहों पर ग्लेशियर्स में उन्होंने काम किया है और इस ख़ास डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने हमारे साथ आने का तय किया। हालांकि उन्हें अहमदाबाद निकलना था, लेकिन मेरे आग्रह पर वो बात माने और उन्होंने जिस तरह से इसे क्रॉस किया, उससे देखकर लगता है कि कोई वेटरन है हिमालय का, जिसने एक ग्लेशियर के हिस्से को इस तरह से क्रॉस किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो होल दिख रहा है सर, जो पीछे, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिसको हमने अभी क्रॉस किया है? इसके मतलब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये एक एवलांच स्नो है इस वक्त, लेकिन अतीत में ये एक फ्रेंड था ग्लेशियर का, जिसको हम ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर बोलते हैं, सहायक ग्लेशियर, जो मेन भिलंगना नदी को नीचे की तरफ जाके ज्वाइन करते रहे होंगे। अतीत में जब भिलंगना का ग्लेशियर एक्सपैंड किया था, तब ये ग्लेशियर भी एक्सपैंड थी। ठीक। ना अभी आज की तारीख में ये जो ग्लेशियर है ये रिसीड कर गया है और इसको हम अब सर्क ग्लेशियर या हैंगिंग लटकता हुआ ग्लेशियर बोलते हैं। परंतु इसकी आइस जो है, इस वक्त जून का महीना है, इतनी सारी आइस अगर इसमें पड़ी है, इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो हैंगिंग ग्लेशियर है, इसके पास काफ़ी बड़ा एक्यूमुलेशन सरफेस है। तो इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं। अब साथ में जो साइड में अभी मिट्टी देख रही है, मोरेन्स हैं। मोरेन्स को हम डिफ्रेंशिएट लैंडस्लाइड से कैसे करते हैं? मोरेन के अंदर काफ़ी मैट्रिक्स होता है, यानी फाइन पाउडर होता है, जो कि लैंडस्लाइड पे नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अब ग्लेशियर के डोमेन में पहुंच गए हैं। अदरवाइज ये एवलांच बर्फ नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट यू कैन इमेजिन इन द, आप अतीत में सोच सकते हैं, थोड़ा सा देख के सोचिए, ये हैंगिंग ग्लेशियर नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है। तो इसी तरह से ये नीचे की तरफ एक्सपैंड किया होगा। जब हम ग्लेशियर की बात करते हैं सुशील भाई, तो हम उसके दो कंपोनेंट की बात करते हैं। एक होता है जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, जहाँ पे बर्फ़ लगातार जमा होती है, और एक होता है जोन ऑफ एब्लेशन, जिससे जहाँ से बर्फ़ पिघलती रहती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, हम क्या देख रहे हैं कि सर्क ग्लेशियर में क्या है, जहाँ पे सर्क ग्लेशियर आज बैठा होगा, मुझे यकीन है कि उसकी जो एलिवेशन होगा इस वक्त लगभग 5,000 मीटर या 4,800-700 मीटर के लगभग होगा, जहाँ वो एक्यूमुलेट कर रहा है। उसको हम स्लो लाइन भी बोलते हैं। ये ग्लेशियर छोटा होने के कारण ये जुवेनाइल है। बड़े ग्लेशियर्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल वैली में चलते हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा स्नो एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर की स्थिति ऐसी नहीं होती है। मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम ग्लेशियर्स की बात करें सुशील भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी। उसके जो ग्लेशियर का जो एक्चुअल ग्लेशियर के दो कंपोनेंट मैंने आपको बताए, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन और जोन ऑफ एब्लेशन, और इसको जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड। जोन ऑफ एक्यूमुलेशन माने जहाँ बर्फ
जमा होती रहती है, लगातार जमा होती है, और जोन ऑफ एब्लेशन माने जहाँ से बर्फ पिघलती रहती है। ठीक है, अब जहाँ पे ये लाइन डिवाइड करती है इसको हम कहते हैं स्नो लाइन। हिमालय में आज की तारीख में, मध्य हिमालय में ये स्नो लाइन फ्लक्चुएट करती है 4000 मीटर से लेकर के 5000 मीटर तक। जोन ऑफ एक्यूमुलेशन जो है वो स्नो लाइन के ऊपर, यानी स्नो लाइन के ऊपर कॉन्स्टेंटली बर्फ जमती रहेगी, कभी खत्म नहीं होती। जोन ऑफ एब्लेशन यानी स्नो लाइन के नीचे जहाँ बर्फ सर्दियों में जरूर पड़ती होगी लेकिन गर्मियों में कम हो जाती होगी, परमानेंट नहीं रहती होगी। परमानेंट रहती है। और इसके अलावा जो है आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये 4000 मीटर की हाइट पर जहाँ पर हम हैं, तो इसका मतलब स्नो लाइन के काफ़ी करीब है। हाँ, अभी 500-600 मीटर अगर ऊपर जाएंगे, जहाँ पे ये सर्फ ग्लेशियर है, जो एक्टिव है सर्फ ग्लेशियर, जहाँ सर्फ ग्लेशियर का जो एज होगा ना, एक्चुअली वही स्नो लाइन होती है। एक मैं और बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसी बर्फ़ को देख रहा हूँ, मेरे को हाल की पिछले साल की एक घटना याद आ रही है जब नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के कुछ छात्र गए थे और एक बड़ा हादसा वहाँ हुआ। ये जो बर्फ़ के बीच में जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि होल हो रहे हैं, ये होल कैसे होते हैं? ये क्रीवास इसको बोलते हैं। बड़े अगर ये कहा जाए कि ग्लेशियर्स होंगे तो इसमें क्रीवास और गहरे होते होंगे। एक्चुअली क्रीवास नहीं है, एक्चुअली यहाँ क्रीवास नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके होल के नीचे एक बड़ा सा बोल्डर पड़ा हुआ है। तो हो सकता है इसके दोनों बोल्डर के बीच एक बोल्डर शायद इस साइड भी हो। इसके बोल्डर के बीच से ये चैनल, क्योंकि नेचुरली हम कहते हैं प्रेशर मेल्टिंग, यानी कि बर्फ जब रॉक के कांटेक्ट में होती है उसके नीचे से पानी बहता रहता है। ठीक है, तो एक्युमुलेशन यहाँ पे स्नो की कंपेयर टू किसी इलाके में थिनर है जो हमको पता नहीं चलती है। ठीक है, उसके कारण कोई पत्थर पड़ा हो या कुछ भी पड़ा हो वो बर्फ टूटी है। क्रीवास का मतलब ये होता है कि जब ग्लेशियर मूव करता है तो ये मेरी डंडी आप देख रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर होते हैं, जनरली क्रीवास परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, क्योंकि ग्लेशियर मूव कर रहा है, अगर उसको थोड़ा ऊपर की तरफ जब पहुंचता है उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है तो दरारें पड़ती हैं। जब विंटर स्नो पड़ती है और क्रीवास ढक जाता है, अगर आपको अंदाजा नहीं होगा, अगर आप उसमें पैर रखते हैं उसकी वजह से आप अंदर चले जाते हैं। तो क्रीवासेस क्रॉस करने के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो 3 लेवल रॉक वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे भी मैं कहूँगा जो विंटर स्नो जब पड़ती है हमको काफ़ी ध्यान देना चाहिए जब हम इन चीज़ों को क्रॉस करते हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस वेरी करेगी एज यू मूव डाउन। इनफैक्ट क्रीवास का एक छोटा सा स्वरूप आपको वहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, लाइक लाइन से दिख रहा है आपको, एक दरार से आपको दिख रही है। ये मैनिफेस्टेशन है कि क्रीवासेस क्रिएट क्यों होती है। क्रीवास बताती है कि एक बर्फ मूव कर रही है। क्रीवासेस आपको एक्युमुलेशन एरिया में नहीं मिलेंगी, क्रीवासेस आपको एब्लेशन एरिया में ही मिलती है, जहाँ रेजिस्टेंस आता है और रेजिस्टेंस उसको तोड़ता है फ्रैक्चर्स बनाता है। और सर्दियों में वो बर्फ पड़ने से ढक जाती है और गर्मियों में वो पिघलनी शुरू होती है। कई बार पता नहीं चल पाती, आप उसके ऊपर पैर रखते हैं और बहुत पतली शीट होती है आइस की और आप नीचे गिर सकते हैं, नैरो डाउन होती है। और जैसे नीचे की तरफ पहुंचता है, क्योंकि मैंने क्रीवास में लोगों को मरते हुए देखा है, नीचे पानी चलता रहता है, तो उसके कारण वो आदमी वैसे हाइपोथर्मिया से मर जाएगा, अगर आप जल्दी उसको रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। और अगर वो सीधे पानी के कांटेक्ट में गया तो फिर आपको लोकेट भी नहीं कर पाएंगे। जब भी हम ग्लेशियर की रिवर्स को क्रॉस करते हैं तो ये एडवाइस किया जाता है कि हम अर्ली मॉर्निंग में इसको क्रॉस करें। अभी देख रहे हैं कि 7 बज गए, जो शायद थोड़ा बढ़ा है, परंतु 12-1 बजे के बाद शाम को जब इसी नदी को हमको क्रॉस करना होगा तो आप यहाँ से क्रॉसेस को नहीं कर पाएंगे, तब आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक पर्वतीय नदी का संगीत पत्थरों के बिना पूरा नहीं हो सकता। ये पत्थर ही हैं जो एक पहाड़ी नदी के संगीत को लयबद्ध करते हैं। ये पहाड़ी नदी, उसका अल्हड़पन इन पत्थरों से ही तय होता है, उसका यौवन इन पत्थरों से तय होता है। इस नदी के वेग के साथ ऊंचे पर्वतों से नीचे मैदानों तक ये पत्थर लुढ़कते हुए बहते हैं, साथ में अपना अस्तित्व चूर चूर करते हुए। और इनका ये अस्तित्व जब चूर चूर होते हुए रेत बनता है तो कहीं हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में बड़ी मदद करता है। आपके और हमारे तमाम आशियाने उस रेत के बगैर बन नहीं सकते जो इन पत्थरों के अस्तित्व के चूर होने से हुए हैं। इसलिए इन्हें सिर्फ पत्थर मत मानिए, ये कुदरत की बहुत बड़ी देन है और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। हिमालय के ग्लेशियरों से निकली नदियां जब नीचे उतरती हैं तो अपने साथ ऊंची पहाड़ी ढलानों से बड़ी बड़ी चट्टानों को नीचे लाती हैं। पानी की ताकत और ढलान में गुरुत्वाकर्षण का बल इन चट्टानों को तोड़ता तोड़ता छोटे पत्थरों में बदलता जाता है। जो पत्थर ऊंचे पहाड़ में बड़े और नोकीले होते हैं वो धीरे धीरे घर्षण से गोलाकार और छोटे होते जाते हैं। हम आज उन पत्थरों की कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में शायद लोग इतना सोचते नहीं होंगे या जिनकी लोगों को पता भी नहीं होगा कि कोई कहानी होती भी है या नहीं। मेरे साथ डॉक्टर नवीन जुयाल हैं। जुयाल साहब, मैं यहाँ नदी के किनारे देख रहा हूँ
कई तरह के पत्थर हैं, जिनमें कुछ पत्थर तो इस तरह के गोल पत्थर हैं जैसे ये है, और अधिकतर छोटे पत्थर गोल हैं। कुछ अभी भी बहुत एंगुलर हैं जिनमें काफ़ी शार्प एजेस हैं, कुछ अभी सेमी राउंडेड हैं। तो क्या इससे क्या अंदाज़ा निकलता है, क्या कहानी कहता है पत्थर? ब्रॉडली ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम लोग हायर हिमालय में हैं। हायर हिमालय की जो चट्टानें हैं उनका स्वरूप इस ढंग का होता है जो आप देख रहे हैं। ये चट्टानें आप देख रहे हैं, ये सारे हायर हिमालय की चट्टानें हैं सारी की सारी। अब और कुछ चट्टानें आप देख रहे हैं कि ये इस ढंग की हैं जो कि हम जिसको क्वार्टजाइट के टीच लिए हुए हैं। नाउ इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो चट्टानें बड़ी हैं वो सब एंगुलर हैं, यानी कि उनके थोड़े बहुत तो एंगल स्मूथन हुए हैं पर राउंडिंग नहीं हुई है उनकी, आप देख सकते हैं इनमें। लेकिन जो छोटे पत्थर हैं ये काफ़ी राउंडेड, आप उसको नीचे भी देख सकते हैं कि जो आपको राउंडेड पैचेस दिख रहे हैं। ये पर्टिकुलर पत्थर जो ज़्यादा राउंडेड हैं वो ये बता रहे हैं कि इनका डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा लंबा है, काफ़ी दूर से आए हैं। खासकर ये जो चट्टान मेरे हाथ में है इसको हम लोग पेगमेटाइट डाइक बोलते हैं, यानी ये बॉडी मैग्मा की है, माने जो लावा होता है वो इंजेक्ट होता है चट्टानों के अंदर में, और ये हमको नॉर्दर्न फ्लैंक में मिलता है। तो इसका मतलब वो कि फ्लैंक मतलब हिमालय के नॉर्थ में, हार हिमालय में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से हम जब खतलिंग ग्लेशियर की तरफ चलेंगे उस इलाके में ज़्यादा पाया जाता है ये पत्थर। तो इससे हम रफली अंदाज लगा सकते हैं उसके राउंडिंग को देखते हुए ये पत्थर कितने दूर से ट्रांसपोर्ट हुआ होगा। यानी पत्थर की शक्ल देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इसने कितनी दूरी तय की है, कितनी दूर से ये आ रहा है, और जितनी दूरी से आएगा ये घर्षण से उतना ही स्मूथ होता जाएगा। और यही पत्थर अगर और नीचे ऋषिकेश या हरिद्वार तक जाएगा तो और गोल हो जाएगा। हालांकि इसमें काफ़ी समय लगता होगा पत्थर के ट्रांसपोर्ट होने में, या ये भी होता होगा भारी बारिश या कोई एक्सट्रीम इवेंट में और तेज़ी से ट्रांसपोर्ट होता होगा। जनरली ये पत्थर एक इवेंट में तो जाते नहीं है, जो स्टडीज़ बताती है कि मल्टीपल इवेंट, यानी एक इवेंट आता है कुछ दूर तक डिपॉजिट करता है, फिर दूसरा इवेंट आता है उसको ट्रांसपोर्ट करता हुआ ले जाता है। मैं टाइम तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो एक गाद आप इसमें देख रहे हैं, जो गाद बह रही है, एक ग्लेशियर की मेल्ट गाद है, ये हो सकता है कि 2 या 3 या 4 दिन में पहुँच जाए नीचे की तरफ प्लेन्स में, पर इसको पहुँचने में कितना समय लगता है हमें पता नहीं, पर समय डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लगता है। नदियों के साथ घाटियों और मैदानी इलाकों में जब ये पत्थर पहुंचते हैं तो उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। नदियों के किनारों से इनका खनन होने लगता है। वैसे तो इसके लिए सरकारों ने प्रक्रियाएं बनाई हैं, लेकिन अक्सर अवैध खनन भी कम नहीं होता। ये पत्थर किनारे के इलाकों को नदी के प्रकोप से बचाने के लिए एक बफर का काम करते हैं, लेकिन इनका खनन कई बार इतने अवैज्ञानिक तरीके से होता है कि नदी जब उफान पर आती है तो किनारों को काट डालती है। नदी में इन्हीं पत्थरों के चूर चूर होते जाने से वो रेत बनती है, जिसके बिना हम और आप अपने घरों की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब भी आप कभी किसी को पत्थर दिल कहें या पत्थर दिल शब्द का इस्तेमाल करें तो ये माने कि पत्थर को आप बेदिल मान रहे हैं, लेकिन ये पत्थर ही है जो बगैर कुछ कहे, सब कुछ सहे, अपना अस्तित्व आपके लिए लुटाता है। इसलिए इस पत्थर को समझिए, इसकी कीमत मानिए, क्योंकि इस देश में करोड़ों लोगों के आशियाने और जो पूरी नई बनती दुनिया है उनके बगैर पूरी नहीं हो सकती। सही कहा जाए तो कठोर दिल हम इंसान हो गए हैं, जो न नदियों का अधिकार समझते हैं और न ही उसके पत्थरों की अहमियत। निर्माण के नाम पर नदियों के किनारों पर अतिक्रमण करते जाते हैं, और साल में एक बार बरसात के दिनों में जब नदी अपना इलाका वापस लेने लौट आए तो हाय तौबा मचा डालते हैं। ऊंचे हिमालयी इलाकों में अगर आप देखेंगे तो नदी इसी तरह से कमोबेश बिना किसी अतिक्रमण के बहती है। उसके दोनों ओर उसी के लाए हुए पत्थर होते हैं, उसी की लाई हुई गाद होती है। लेकिन जैसे जैसे नदी मध्य हिमालय या निचले हिमालयी इलाकों में पहुंचती है तो इस पर अतिक्रमण शुरू हो जाता है नदी के दोनों ओर। और जब वो मैदानी इलाकों में पहुंचती है और इस तरह की नदी अगर किसी मैदानी इलाके से, रिहायशी इलाके से वहाँ के गुजरेगी किसी शहर से, तो निश्चित मानिए कि रिवर व्यू अपार्टमेंट करके, रिवर व्यू सोसाइटी करके दोनों तरफ कुकुरमुत्तों की तरह बिल्डर्स के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स इसके किनारे उगाएंगे। यही नहीं, झुग्गी झोपड़ियाँ भी उगाएंगी। चाहे वो संसाधन वाला व्यक्ति हो, चाहे वो संसाधनहीन हो, नदी का लिहाज बहुत ही कम लोग करते हैं। और यही वजह है कि जब वक्त आता है तो नदी भी किसी का लिहाज नहीं करती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नदी के अधिकार का सम्मान करें, चाहे वो उच्च हिमालय हो, मध्य हिमालय हो या फिर मैदान। यही नहीं, बिजली उत्पादन के नाम पर बड़ी बड़ी बांध परियोजनाओं के जरिए नदियों को अंधाधुंध तरीके से बांधना भी उनको मारने से कम नहीं है।
किसी जीवंत हिमालयी नदी को बांधने की हमारी जिद क्या गुल खिलाती है या खिला सकती है, अगर वो देखना हो तो यहाँ मेरे पीछे देखिए। एक बांध के आगे बेबस सी भिलंगना नदी, जिसे हमने ऊंचे हिमालय में अटखेलियां मारते हुए देखा, वो यहाँ मृतप्राय सी पड़ी है। ये तब और खराब साबित होता है जब हमारी ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जब लागू होती हैं तो जो नतीजा होता है वो वादे से आधा भी नहीं होता। आज के दौर में क्लाइमेट चेंज दुनिया के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके संकेत हमें तेजी से गर्म होती आबोहवा की शक्ल में दिखते हैं। गर्मियों का मौसम और गर्म और लंबा होता जा रहा है, सर्दियों का मौसम सिकुड़ता जा रहा है। आबोहवा में ये बदलाव पहाड़ों में सबसे ज्यादा और जल्दी महसूस होता है। मौसम में बदलाव पूरी दुनिया महसूस कर रही है। मैदानी इलाकों के लोग भी इसे खूब महसूस करते हैं और गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही उन्हें इसका एहसास होता है। हालांकि इसके लिए करना क्या है, इसका एहसास कितनों को होता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्लाइमेट चेंज यानी आबो हवा में बदलाव का सबसे ज़्यादा एहसास और सबसे ज़्यादा दर्द अगर कहीं दिखता है तो वो पर्वतीय इलाकों में दिखता है। ख़ासतौर पर उन लोगों में जो या तो पर्वतों में रहते हैं लगातार या फिर यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए बकरियां चराते हैं या मवेशियां चराते हैं और पूरे पहाड़ के प्रोफाइल को साल भर में देखते हैं, नीचे मैदानों से लेकर ऊपर तक। उन लोगों को ये पता चलता है कि किस तरह बीते कुछ सालों में लगातार जो बदलाव हुए हैं उससे यहाँ की वनस्पति पर क्या असर पड़ा है, यहाँ के पानी पर क्या असर पड़ा है, यहाँ जो बारिश होती है उसके पैटर्न पर क्या असर पड़ा है और ग्लेशियर्स पर किस तरह का असर पड़ा है, किस तरह से पिछले कुछ साल में उनकी आंखों के सामने ग्लेशियर पीछे होते चले गए हैं। तो इस बात को बकरवाल, गद्दी या पालसी जो मवेशी चराने वाले लोग हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम खतलिंग ग्लेशियर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमको जंगल में कुछ लोग मिले हैं। ये बेसिकली चरवाहे हैं जो सदियों से इस इलाके में बकरियों को चराने का काम करते हैं। तो उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की क्या पिछले कुछ समय में यहाँ बदलाव हुआ है। आपका नाम क्या है और कितने समय से आप यहाँ आते रहे हैं, इस इलाके को देख? सर मेरा नाम वीर सिंह रावत है। हम गंगी टिहरी जिले के गंगी गांव के रहने वाले हैं। हमारे तो बाप दादा पीढ़ियों से भेड़ बकरियों का अपना व्यवसाय है। तो और यहाँ इतने सालों में आपने देखा होगा, अगर बचपन से आ रहे होंगे, क्या कुछ बदलाव दिखा आपको? बदलाव तो बहुत है सर। जैसे बदलाव तो सर जैसे ये नदी का बढ़ जाना, पानी अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले जिन जगहों हम बिना पानी मतलब छोटे छोटे गधेरे होते थे, हम तो गधेरे बोलते हैं उनको, तो उनमें जैसे हम बकरियों ऐसे टपा देते। अब वहाँ जो है कम से कम बहुत नदी, वो बड़ी नदी बन गई है। ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए। अच्छा। जो ग्लेशियर जो है पहले जहाँ ये जून तक एकदम फुल बर्फ रहती थी, वो अब जो है ये अप्रैल मई से भी पहले निकल रही वो। अच्छा। तो वहाँ जो है अब घास जो है जल्दी उगना शुरू हो गए। पहले जो है जून के बाद घास लगता था तो हम बरसात में वहाँ जाते थे। अब तो हम जो है मई में वहाँ पहुँच जाते हैं। आप मतलब 2 महीने पहले पहुँच जाते हैं? 2 महीने पहले पहुँच जाते हैं। इतने परिवर्तन, ये ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा। इसका तो सिद्ध अर्थ है कि ग्लेशियर जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मतलब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं बदलाव? इसको हम अपने आंखों से देख रहे हैं। आप इतने समय से वनस्पति भी देख रहे होंगे, पेड़ पौधे, वनस्पतियों में लग रहा है इसमें कुछ बदलाव है? जी जी जी। अब जैसे ये चैत, हम तो सिद्ध वाले में बोलेंगे हमारे चैत का मन, चैत बैसाख में हमारे बुरास बोल हाँ। आप पूछ ज़्यादा से ज़्यादा पूछ भी कुछ दिखने शुरू हो जाते हैं। दिसंबर जनवरी में अब फुल हो जाता है यहाँ। घास भी एकदम, हाँ पहले तो मार्च के आसपास होता था बुरास, तो यहाँ अन्य धुन है। लेकिन वो पहले एकदम अब सर्दियों में लग जाता है कि ये तो परिवर्तन हुआ है, बसंत आ गया। अब जब आपको ये भी लगता है कि कभी कभी जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, कुछ इस तरह का आपने कभी अनुभव किया? पहले कम आती थी झूर, जाम खतलिंग, जहाँ बकरी की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे पहले बहुत धीरे धीरे नॉर्मल हुए से वहाँ बारिश कम होती थी। जैसे इस वक्त है थोड़ा, जैसे इस वक्त जो बुनिया पानी हो रहे हैं, तो वो वहाँ पूरे सीजन पे बरसात के टाइम वहाँ बारिश होती थी। और अब तो जो बारिश नीचे गाँव में होती है वो आपके जो है उधर पहाड़ों में भी दड़ 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 वाली बर्फ, वो मूसलाधार बारिश वो हो जाती है। भारत का इतिहास और भूगोल तय करने में हिमालय की सबसे बड़ी भूमिका रही है। हिमालय है तभी भारत का ये मौसम है, ये तमाम ऋतुएं हैं। हिमालय है तो भारत की आधी से ज्यादा आबादी के लिए अनाज और पानी का आश्वासन है। जो हिमालय हमारे अस्तित्व के लिए इतना अहम है,
उसके संसाधनों के साथ उतनी ही संवेदनशीलता के साथ व्यवहार भी होना चाहिए। हिमालय की नदियां और जंगल इन संसाधनों में सबसे खास हैं। इसीलिए हिमालय की हिफाजत हमारी तमाम नीतियों के केंद्र में होनी बहुत जरूरी है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश राम के साथ सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।